हेलो बच्चों, आप सभी को नमस्कार। स्टूडेंट, ट्वेल्थ अकाउंटेंसी में हमने अभी तक 2010 से 2024 तक के बोर्ड परीक्षा की जो पेपर है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम हल कर चुके हैं। और इतने वीडियो से 2010 से 24 तक ने पेपर्स में जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए हैं उनसे आप बिल्कुल 32 आउट ऑफ 32 क्वेश्चन कर सकते हैं। बच्चों, आज की जो क्लास है इसमें अब हम एक एक चैप्टर वाइज जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं उनके थीम को समझने वाले हैं। क्योंकि क्वेश्चन को कैसे हल करना है, जैसे एक एक खाता जो पहली यूनिट है, जैसे साझेदारी के मूल तत्व। तो साझेदारी के मूल तत्व में जो एक अकाउंट है वो कौन सा है? लाभ हानि नियोजन खाता। अब ये लाभ हानि नियोजन खाता कैसे बनाया जाता है, यदि हम इसको समझ लेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता ये कैसे बनाया जाता है ये हम समझ लेंगे, तो फिर क्वेश्चन कोई सा भी आ जाए आप उसको कर सकते हो। तो आज की क्लास में बोर्ड परीक्षाओं में पिछले वर्षों में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसी का एक क्वेश्चन हम ले करके लाभ हानि नियोजन खाता मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, और इसी प्रकार से साझेदारों का पूंजी खाता मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, इसको आज हम देखने वाले हैं, करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। चलिए देखिए, 2011 में 10 में तो लाभ हानि नियोजन खाता नहीं आया था, 2011 के पेपर में आया हुआ है। ठीक है, तो उसमें पूछा गया है कि कमलेश और विशाल ये दो पार्टनर हैं। 1 जनवरी 2007 को उनकी पूंजी है 25,000 और 20,000। उन्हें पूंजी पर 8% की दर से ब्याज दिया जाता है। आहरणों पर 12% ब्याज लिया जाता है। कमलेश जो एक पार्टनर है उसने 1 जुलाई 2007 को 10,000 रुपये का ऋण के रूप में दिए, फर्मों को उसने लोन दिया। विशाल को 5,000 रुपये वार्षिक वेतन पाने का अधिकार है। आहरण पर ब्याज 600 और 500 रुपये लगाया गया। 31 दिसंबर 2007 को समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ उक्त समायोजन की पूर्व 25,000 रुपये था। लाभ हानि समायोजन खाता और साझेदारों का पूंजी खाता बनाइए। अब देखिए, इस प्रश्न में हमारे से क्या पूछा है, उन्होंने लाभ हानि समायोजन खाता बनाना है और साझेदारों का। हम इन दोनों खातों को बहुत ही आराम से समझने वाले हैं। अब मैं आपको पहले बता दूं कि जो लाभ हानि समायोजन खाता है, लाभ हानि वितरण खाता जो बनाया जाता है, ये शुद्ध लाभ के बंटवारे के लिए बनाया जाता है। जो हम लाभ हानि खाता बनाते हैं उस लाभ हानि खाते से जो शुद्ध लाभ आता है उस शुद्ध लाभ को अब हमें साझेदारों के बीच में बांटना है। तो साझेदार कौन है? कमलेश और विशाल। इन दोनों के बीच में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब जैसे इस प्रश्न के अंदर उनके बीच में लाभ हानि विभाजन का अनुपात नहीं दिया गया है। जब नहीं दिया गया है तो किस अनुपात में बांटेंगे? बराबर बराबर बांटेंगे। ठीक है, तो उनका शुद्ध लाभ कितना है? 25,000 रुपये है। अब इस 25,000 को कमलेश और विशाल में बांटना है। लेकिन भाई लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है इसको समझना है। तो भाई लाभ जो शुद्ध लाभ है, जैसे हमने 11वीं क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, लाभ हानि खाता बनाया उससे शुद्ध लाभ आया, उस शुद्ध लाभ को सीधे हम चिट्ठे में उस व्यापारी की पूंजी में जोड़ देते हैं, लाभ से पूंजी बढ़ जाती है। लेकिन यहाँ पर साझेदारी व्यवसाय में कम से कम कितने साझेदार होते हैं? 2 होते हैं। तो जो शुद्ध लाभ आया है 25,000 रुपये, इसको सीधे हम पूंजी में कैसे जोड़ें? क्योंकि यहाँ तो 2 लोगों की पूंजी है। तो आप बोलोगे कि सर 25,000 को 12,500 12,500 दोनों की पूंजी में जोड़ दो। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो साझेदार होते हैं, साझेदार मिलकर काम करते हैं, फर्म के लिए काम करते हैं, तो उनके बीच में कुछ समझौते होते हैं कि भाई हमने जो पूंजी लगाई उस पूंजी पर हमें ब्याज मिलना चाहिए। फिर कोई ज़्यादा काम करता है, जैसे यहाँ पर विशाल को 5,000 रुपये वेतन मिलेगा। फिर कमलेश ने फर्म को ऋण दिया है तो उसके ऋण पर ब्याज दिया जाएगा। कितने % दिया जाएगा? तो 1 जुलाई 10 को उसने ऋण दिया है, तो जब ऋण की दर नहीं दी है तो हम उसको 6% की दर से, जो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार जो ऋण पर ब्याज कितना दिया जाता है 6% की दर से उसको ब्याज भी देंगे। ये सब कब दिया जाएगा? शुद्ध लाभ आने के बाद। शुद्ध लाभ आ गया, अब शुद्ध लाभ आएगा तब साझेदारों को पूंजी पर ब्याज भी मिलेगा, साझेदारों को वेतन भी मिलेगा, उनके ऋण पर ब्याज भी मिलेगा। अब आप बोलोगे सर इन सारी चीज़ों को, वेतन है, ब्याज है, ये हमने लाभ हानि खाते में क्यों नहीं शामिल किया?
भाई लाभ हानि खाता तो उसी लिए बनाया जाता है, सारे खर्चों को घटाने के लिए। सकल लाभ में से सारे खर्चे अप्रत्यक्ष खर्चे घटा दिए जाते हैं, शुद्ध लाभ आ जाता है। शुद्ध लाभ को दोनों साझेदारों में बराबर बराबर बांट देना था, लेकिन नहीं। यहाँ क्या होता है कि दो प्रकार के खर्चे होते हैं। एक होते हैं प्रभार। प्रभार का मतलब होता है कब कंपलसरी खर्चे होते हैं व्यवसाय में। एक खर्चे होते हैं जो कंपलसरी, जैसे कर्मचारी, आपने कर्मचारी रखा, उसको वेतन देना है, तो ये वेतन देना आपके लिए कंपलसरी है। आपको फिर लाभ हो या नहीं हो, ये आपको देना ही पड़ेगा। बिजली का बिल है, किराया है, भाड़ा है, ब्याज है, मतलब और भी जो दूसरा ब्याज होगा। तो ये सारे जो खर्चे हैं व्यवसाय के संचालन से रिलेटेड, जितने भी खर्चे होते हैं ये कंपलसरी होते हैं, मतलब ये बर्डन होते हैं, प्रभार होते हैं व्यवसाय के ऊपर। अब फर्म को लाभ हो या हानि हो, एनी कंडीशन उनको देना है, मतलब देना है। तो हम लाभ हानि खाते में उन खर्चों को शामिल करते हैं जो फर्म के ऊपर बर्डन होते हैं, मतलब वो कंपलसरी होते हैं। जैसे आपके घर बिजली का बिल आया तो आपको भरना ही है, आपके पास पैसे हो या नहीं हो, ऐसे खर्चे होते हैं ये। अब लेकिन दूसरे खर्चे कौन से हो गए, जैसे साझेदारों की पूंजी पर ब्याज। तो साझेदार तो खुद मालिक है, तो उसको उसकी पूंजी पर ब्याज कब मिलेगा, यदि लाभ होगा तो। मतलब अब हमने लाभानी खाता बना लिया, उससे शुद्ध लाभ आया, तो सारे खर्चे घटाने के बाद लाभ आया है। अब इस लाभ में से भाई ये ऐच्छिक है, साझेदारों के जो खर्चे होते हैं ये ऑप्शनल होते हैं, ये बर्डन नहीं होते। यदि फर्मों को लाभ नहीं हुआ तो ऐसी कंडीशन में हम उनको पूंजी पर ब्याज नहीं देंगे, ये विशाल को वेतन नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो घर के व्यक्ति कि भाई जब प्रॉफिट ही नहीं हुआ है, लॉस हो रहा है, तो ऐसी लॉस की कंडीशन में और उस पर से पूंजी पर ब्याज वेतन किस प्रकार से दिया जा सकता है। तो इसलिए ये जो ऐच्छिक, मतलब कि जो साझेदारों से रिलेटेड जो खर्चे होते हैं उनके लिए शुद्ध लाभ आने के बाद एक अलग से एक खाता बनाया जाता है, लाभ हानि नियोजन खाता। तो उसमें हम शुद्ध लाभ में से फिर इन खर्चों को देंगे। तो सेम लाभ हानि खाता जैसे बनाते हैं कि क्रेडिट पक्ष में हम सकल लाभ लिखते हैं, ऐसे लाभ हानि नियोजन खाते में क्या लिखेंगे, शुद्ध लाभ लिखेंगे। फिर डेबिट पक्ष में जैसे हम अप्रत्यक्ष व्यय लिखते हैं, ऐसे यहाँ पर साझेदारों के व्ययों खर्चों को लिखेंगे कि साझेदारों के खर्चे पूंजी पर ब्याज, किसी साझेदार का वेतन है, किसी साझेदार ने ऋण दिया है तो उस ऋण पर ब्याज है, तो वो शुद्ध लाभ में से वो खर्चे घटा देंगे, और जो बचेगा, जो फिर जो लाभ बचेगा उस लाभ को हम उनके लाभ हानि अनुपात में बांट देंगे। ये होता है लाभ हानि नियोजन खाता या लाभ हानि समायोजन या लाभ हानि वितरण खाता, ठीक है, या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो यहाँ पर हमें वही देखना है कि दोनों कमलेश और विशाल को उनकी जो पूंजी है, पूंजी कितनी है, 25,000 और 20,000, इस पूंजी पर ब्याज देना है। कितने परसेंट से देना है, 8% की दर से ब्याज देना है। ठीक, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। दूसरा क्या है, विशाल को वेतन मिलता है तो वेतन दिया जाएगा 5,000 रुपये वार्षिक। ये ध्यान देना है कि मंथली है कि वार्षिक है, वार्षिक 12 महीने का 5,000। तीसरा है, कमलेश ने उस फर्म को ऋण दिया 10,000 का। अब ऋण पर ब्याज दिया जाता है, आप किसी से भी पैसा उधार लोगे तो ब्याज दोगे कि नहीं, तो 10,000 का ऋण लिया, तो उसने फर्म को ऋण दिया तो फर्म उसको ब्याज देगी। तो किस दर से, 6%। अब यहाँ लिखी नहीं ब्याज की दर, तो 6% वार्षिक की दर से देंगे। तो भाई 12 महीने का नहीं देंगे, क्यों, जितने महीने का उसने ब्याज कब दिया, 1 जुलाई 2017 को लोन दिया है, तो जुलाई से दिसंबर खाता कब बना रहे हैं हम, दिसंबर में, तो कितने महीने हो गए, 6 महीने। तो उसको 10,000 पे 6% की दर से 6 महीने का ब्याज देंगे हम। तो डेबिट साइड में फिर शुद्ध लाभ में से शुद्ध लाभ क्रेडिट में हो गया, और डेबिट में से क्या क्या देने वाले हैं, पूंजी पर ब्याज, फिर विशाल का वेतन, और कमलेश के ऋण पर ब्याज। अब इसी प्रकार से यहाँ एक और चीज दी है कि उनके आहरणों पर ब्याज लिया जाता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ दो जगह लिखा है कि आहरण पर ब्याज की दर 12% भी है, और नीचे भी आहरण पर ब्याज निकाल कर दे दिया है। जब 12 आहरण की ब्याज की दर भी दी हो और आहरण पर ब्याज निकाल करके भी दे दिया हो, ऐसी कंडीशन में आपको जो सीधा सीधा जो पका पकाया माल है वो उठा लेना है। मतलब आहरण पर ब्याज निकाल के जो दिया है इसको हम लिखना है। अब आहरण पर ब्याज क्या है, ये तो फर्म को मिल रहा है, भाई साझेदार ने आहरण किया तो आहरण पर ब्याज लगाया फर्म ने, तो वो ब्याज फर्म की इनकम हुई, और इनकम का लिखेंगे क्रेडिट पक्ष में। जैसे शुद्ध लाभ क्रेडिट में लिखा उसके नीचे आहरण पर ब्याज लिखेंगे। तो ये क्रेडिट पक्ष में हो गया, शुद्ध लाभ और आहरण पर ब्याज। और डेबिट पक्ष में क्या हो गया, पूंजी पर ब्याज हो गया, विशाल का वेतन हो गया, और कमलेश के ऋण पर ब्याज हो गया।
तो ये इनकम में से जितने भी एक्सपेंडिचर घटा देंगे, बचा हुआ जो लाभ है वह उन दोनों के बीच में उनके लाभ हानि विभाजन अनुपात में बांट देंगे। अब लाभ हानि विभाजन अनुपात तो दिया नहीं है, तो समान अनुपात में बांट देंगे। बस ये था हमारा लाभ हानि नियोजन खाता। अब हम उसको बना लेते हैं, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर 2017, 31 दिसंबर 2017 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ये हो गया हमारा डेबिट पक्ष और ये हो गया हमारा क्रेडिट पक्ष। सेम लाभ हानि खाता जो बनाते हैं वैसे ही है। जैसे हम यहाँ सकल लाभ लिखते हैं, वैसे यहाँ पर आपको क्या लिखना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो टू और बाय जो हम लिखते आए हैं, ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम क्या लेकर के आए हैं, तो नेट प्रॉफिट लेकर आए हैं, शुद्ध लाभ लेकर के आए हैं। कितना शुद्ध लाभ है, 25,000 रुपये का शुद्ध लाभ है। वर्ष के दौरान उनको कितना लाभ हुआ, 25,000 का लाभ हुआ, ठीक। इसी प्रकार से क्रेडिट साइड में एक और चीज क्या आएगी, आहरण पर ब्याज। जितनी भी इनकम एक साथ ही लिख लो, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइविंग, आहरण पर ब्याज। तो कमलेश और दूसरा कौन है, विशाल। अब प्रश्न के अकॉर्डिंग कमलेश और विशाल के आहरण पर ब्याज कितना कितना है, तो उसको हम देख लेते हैं, 600 और 500 रुपए। देखिए यहाँ दिया है आहरण पर ब्याज 600 और 500 क्रमशः, क्रमशः मतलब कमलेश पहले है और विशाल बाद में, तो कमलेश 600 और विशाल कितना हो गया, 500 रुपए। 600 और 500 क्या लिख देंगे, 600 और ये आ जाएगा 500, तो टोटल हो जाएगा हमारा 1100। ये हो गई हमारी इनकम कि भाई वर्ष के दौरान शुद्ध लाभ हुआ 25,000 और आहरण पर ब्याज कितना मिला फर्म को, 1100। टोटल उनकी इनकम हो जाएगी 26,100। ये हो गई। अब इसमें से साझेदारों के जितने खर्चे हैं वो सब हम इसमें से घटा देंगे। अब घटाएंगे मतलब कहाँ पर, तो डेबिट पक्ष में क्या क्या देने वाले हम, टू लिखेंगे, क्या क्या देने वाले हैं, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उनकी पूंजी पर ब्याज, कमलेश और विशाल। अब इनकी पूंजी कितनी है, अब हमेशा पूंजी पर ब्याज कौन सी पूंजी पर दिया जाता है, वर्ष के प्रारंभ की पूंजी, और परीक्षा में प्रश्न के अंदर आपको प्रारंभ की पूंजी दी गई होगी, ठीक है। तो पूंजी कितनी है ये देख लेते हैं, 25,000 और 20,000 क्रमशः, कमलेश की पूंजी 25 और विशाल की पूंजी 20,000, और पूंजी पर ब्याज कितने परसेंट की दर से है, 8% की दर से है। चलिए, तो 25 और 20 यहाँ पर हम निकाल लेते हैं, कमलेश 25,000 गुणित 8%, और इसी प्रकार से विशाल की पूंजी 20,000 गुणित 8%। 8% का मतलब 8/100 कितना हो गया, 25 अट्ठे 200, और एक और जीरो आ गया, कट गया। इसी प्रकार से 8 दूनी 1600, तो 2,000 और 1600 रुपये, ये आ गई उनकी पूंजी पर ब्याज। 2,000 और ये आ गया 1600, टोटल करके इकट्ठा लिख देंगे 36। ये पूंजी पर ब्याज दे दिया। इसके बाद दूसरी चीज क्या थी, सैलरी टू विशाल। विशाल को हमें वेतन देना था, कितना देना था कुछ ध्यान नहीं आ रहा है, प्रश्न में देख लेते हैं कितना देना है उसको, 5,000 रुपये वार्षिक वेतन देना है, ठीक है, 5,000 रुपये वार्षिक। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन, किसने लोन दिया है, कमलेश ने दिया है, तो कमलेश को मिलेगा ऋण पर ब्याज। अब कमलेश ने फर्म को कितना लोन दिया हुआ है, उसने 10,000 का लोन दिया है,
तो उसके लोन पर भी हम ब्याज की गणना कर लेते हैं, है ना। तो 10,000, अब ब्याज की दर नहीं दी है तो भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार 6% की दर से ब्याज दिया जाता है। तो 10,000 का 6% कितना होगा, 600 रुपये होगा। लेकिन 600 रुपये तो 12 महीने का है, और उसने लोन कब दिया, 1 जुलाई को दिया। तो 1 जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने होते हैं। तो ये 12 महीने का है, तो 6 महीने का कितना हो जाएगा, 6 महीने का 6/12, 6×2 = 12, 2×3 = 6, मतलब 300 रुपये। ये क्या हो गया, उसके ऋण पर ब्याज हो गया। अब इनकम कितनी है, 26,100, उसमें से ये खर्चे जो है ये घटा देंगे। पूंजी पर ब्याज 3600, वेतन 5000, और ऋण पर ब्याज 300, कितना हो गया, 5 और 3 8, 8,900 रुपये। अब ये जो 8,900 इस 26,100 में से हम घटाएंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा। अब 26,100 माइनस 8,900, 11 में से 9 गया 2, 15 में से 8 गया तो 7, और ये आ जाएगा 17,200। 17,200 यहाँ पर लिखेंगे। अब ये लाभ तो इतना हुआ था, आप बोलोगे 25,000 का लाभ था, मैंने बोला था कि 25,000 का लाभ, आप बोलोगे सर दोनों में बराबर बराबर बांट दो। तो बराबर बराबर कैसे, क्यों नहीं बांटेंगे, क्योंकि इस लाभ में से उनको पूंजी पर ब्याज, वेतन, ऋण पर ब्याज देंगे, और फिर लाभ बचेगा। अब रियल में अब लाभ कितना बचा, 17,200 रुपये का लाभ बचा। 17,200 रुपये का जो लाभ बचा है, अब यहाँ हो गया टोटल 26,100। अब ये 17,200 रुपये लाभ को दोनों साझेदार में बराबर बराबर बांट दो। बराबर क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाभ हानि विभाजन का अनुपात नहीं दिया है, तो जब नहीं दिया हो तो बराबर बांटेंगे। तो ये क्या आ गया, ये आ गया प्रॉफिट। अब दोनों में आप बांट दो, जैसे पहले शुरुआत में हम बोल रहे थे कमलेश और विशाल, 17,200 को आधा आधा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2×8 = 16, 2×6 = 12, 8,600 और 8,000, ये बढ़ गया उनके बीच में लाभ। लाभ हानि विभाजन अनुपात यदि दिया रहता तो उस अनुपात में बांटते, नहीं दिया है तो हमने 17,200 को दोनों में बराबर बराबर बांट दिया। समझ गए। तो जो लाभ हानि नियोजन खाता क्यों बनाया जाता है, शुद्ध लाभ का बंटवारा करने के लिए। अब शुद्ध लाभ का बंटवारा डायरेक्ट भी कर सकते, लेकिन नहीं, उसमें से उनके जो खर्चे, साझेदारों के खर्चे है ना, साझेदारों के खर्चे घटाने के बाद जो बचेगा उसको फिर हम लाभ हानि नियोजन में उसको लाभ हानि वितरण अनुपात में बांट देंगे। ये बन गया हमारा, क्या बन गया, लाभ हानि नियोजन खाता। अब हम बनाएंगे पूंजी खाता, ठीक है। पूंजी खाता मतलब यहाँ पर जो कमलेश और विशाल है उसका पूंजी खाता बनेगा। जैसे हमारा बैंक का अकाउंट होता है उसी प्रकार से पूंजी खाता बनेगा। अब हमारे बैंक अकाउंट में जैसे हम पैसा जमा करते हैं तो जमा होता है, इसी प्रकार से पूंजी खाते में जब किसी साझेदार को पैसा मिलेगा तो उसके खाते में क्या होगा, जमा होगा। जैसे उसने पूंजी लेकर आया, जब भी कोई साझेदार, कोई भी व्यक्ति पूंजी लेकर आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, रोकड़ खाता डेबिट, मतलब कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, मतलब पूंजी खाता क्या होता है, क्रेडिट होता है, किससे, कैश से। अब यहाँ पर उनकी पूंजी कितनी है, तो बाय बैलेंस ब्राउट डाउन, भाई पहले से ये व्यापार चल रहा है इसलिए उनकी पूंजी का शेष आएगा। तो कमलेश की पूंजी कितनी है, 25, और विशाल की पूंजी कितनी है, 20, मतलब उनकी पूंजी खातों का शेष है ये। यदि व्यापार उसी समय शुरू होता तो हम यहाँ कैश लिखते, ठीक है। तो क्रेडिट पक्ष में एक तो उनकी पूंजी आएगी और फिर उनको जो भी मिला है। अब कमलेश और विशाल को वर्ष के दौरान क्या क्या मिला है, जो भी उसके खाते उनको मिला है, प्राप्त हुआ है, मिला मीन्स प्राप्त हुआ है, वो सब क्रेडिट में आएगा। जैसे हमारे बैंक अकाउंट में जो भी हम जमा करते हैं वो सब जमा होता है, क्रेडिट होता है। क्या क्या मिला उन्हें, तो एक तो मिला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब पूंजी पर ब्याज मिला। कितना मिला, कमलेश को मिला 2,000 और इसको मिला 1,600 रुपये। इसके बाद वेतन मिला, सैलरी, इसको मिली, विशाल को सैलरी मिली 5,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट ऑन लोन,
किसको मिला, कमलेश को मिला, कितना मिला, 300 रुपये मिला। ठीक, फिर इसके बाद है प्रॉफिट, लाभ। वर्ष के दौरान लाभ कितना आया, अभी हमने बांटा था, कितना था, 8,600 और 8,600। लाभ हानि नियोजन खाते में जो लाभ लास्ट में जो बराबर बराबर बांटा था वो लाभ भी उनके खातों में जमा होगा। ये सारी चीजें उनको मिल रही है। अब डेबिट में क्या लिखेंगे, तो डेबिट में उन्होंने जैसे हमारे बैंक अकाउंट से जब हम पैसा निकालते हैं तो डेबिट हो जाता है, तो उन्होंने वर्ष के दौरान यदि कुछ आहरण किया होगा तो उन्होंने क्या आहरण किया हुआ है वो देख लेते हैं प्रश्न में कि उन्होंने वर्ष के दौरान कितने पैसे का आहरण किया हुआ है। यहाँ पर आहरण तो दिया नहीं कि उन्होंने कितना पैसा आहरण किया हुआ है, लेकिन 600 और 500 रुपये जो आहरण पर ब्याज है वो दिया हुआ है, तो वो आहरण पर ब्याज डेबिट जरूर होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर डेबिट साइड में लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन ड्राविंग 600 और 500 से उनका जो पूंजी खाता क्या हो गया, डेबिट हो गया। बस ये इतना पैसा आया और इतना पैसा गया। तो वर्ष के अंत में अब बैलेंस हम निकालेंगे, तो बैलेंस कैसे निकालते हैं, टू बैलेंस कैरी डाउन। डेबिट में से क्रेडिट या क्रेडिट जो बड़ा पक्ष है उसमें से छोटी पक्ष घटा दो, बड़ी रकम में से छोटी रकम घटा दो। तो बड़ा तो इधर ही दिख रहा है, कितना है, 25 और 2 27 और 8 35, 35,900 रुपये। उसके खाते में 35,900 रुपये आए, उसमें से 600 रुपये आहरण पर ब्याज लग गया, तो कितना बचा, 35,300 रुपये। ये उसके वर्ष के दौरान बैलेंस बचा। ये अब वर्ष के अंत में उसकी पूंजी इतनी हो गई, ये सब समायोजन के बाद अब उसके अगले बार साल में उसकी पूंजी कितनी हो जाएगी, 35,300। अभी कितनी थी, 25,000। साल भर उसने जो मगजमारी करी तो अब उसकी पूंजी कितनी हो गई, 35,300 रुपये हो गई, बढ़ गई। इधर इसकी कितनी है, कि 20, 21, 26, 4, 30, 34, 34, 35,200। इसके खाते में कितना पैसा आया, 35,200। 35,200 में से 500 घटा दो तो 34,700 रुपये, 34,700 ये इसकी पूंजी हो गई, 35,200। ठीक, ये बन गया उसका पूंजी खाता। क्या क्या आया, एक तो पूंजी लेकर आए, उसके बाद पूंजी पर ब्याज लेकर आए, जो उनको वेतन मिला, किसको वेतन मिला, विशाल को वेतन मिला 5,000। पूंजी पर ब्याज किसको, ऋण पर ब्याज किसको मिला, कमलेश को मिला। और लाभ हानि नियोजन खाते का जो प्रॉफिट था 8,600 8,600 वो हमने लिखा। ठीक है, तो ये जो है, और डेबिट में क्या आता है, आहरण और आहरण पर ब्याज। यहाँ पर आहरण पर ब्याज दिया था 600 500, तो वो हमने इसमें से इसको घटा दिया, और ये जो बचा है ये अब उनकी वर्ष के अंत की पूंजी कहलाती है। तो इस प्रकार से जो पहला चैप्टर है, जो पार्टनरशिप का जो पहला चैप्टर है, साझेदारी के मूल तत्व, उसमें ये दो प्रकार के खाते बनते हैं, एक तो लाभ हानि नियोजन खाता और दूसरा पूंजी खाता। तो ये 2011 में आया हुआ प्रश्न है। ठीक है, तो वैसे ये दो खाते नहीं पूछे जाते, एक ही पूछा जाता है, क्योंकि अब नंबर कम हो गए, 4 नंबर, अधिक से अधिक 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के आते हैं। तो 4 नंबर में क्या पूछेंगे, तुम्हारे से लाभ हानि नियोजन खाता पूछा जा सकता है, या फिर पूंजी खाता खाता पूछा जा सकता है। तो हमें लाभ हानि नियोजन खाता आना चाहिए, लाभ हानि नियोजन खाता आना चाहिए। लाभ हानि नियोजन खाते में इधर शुद्ध लाभ लिख दो, आहरण पर ब्याज दिया है तो वो लिख दो, इधर पूंजी पर ब्याज दे दो, वेतन दे दो, ऋण पर ब्याज दे दो, इसमें से इन सारी चीज़ों को घटा दो, जो बचा हुआ लाभ है उनको लाभ हानि जो वितरण, जो लाभ हानि का जो रेशो है उनका बांटने का, उसमें बांट दो, तो वो अंदर लिखा जाता है वो। ठीक है, तो ये था हमारा आज की क्लास में जो 2011 का पेपर। ठीक है, अगली क्लास में फिर हम मिलेंगे, अगले चैप्टर का कोई सा इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, अकाउंट है, वो लेकर आएंगे और उसको हम समझेंगे। अभी हम कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यदि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई सा भी सवाल कर सकते हो।
बहुत सारे सवाल करने के बजाय उसकी जो थीम है वो समझना ज़रूरी है। ठीक है? तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।